वेलकम टू साइंस क्लास। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान थे। एक दिन उन्होंने खेत में जाकर कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल आदि। जो किसान होते हैं उनके घर में ये सब चीज़ें रहती हैं। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जितने भी सजीव होते हैं उनको भोजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रम जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। हमारा जो भोजन होता है उसको हम पौधों से या जंतुओं से, दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। भोजन का बड़ा स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। कृषि पद्धति। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकें, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जो मनुष्य थे, आदि मानव, वे पहले कच्चा भोजन करते थे, कच्चे फल खा लेते थे या किसी जानवर को मार के। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्य सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यहाँ पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न, अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं। प्रकार की फसलें होती हैं, दो प्रकार की। पहली होती है खरीफ की फसल। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। कौन सी ऋतु में बोते हैं? वर्षा ऋतु में बोते हैं, है ना। वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि को क्या कहते हैं अपन? खरीफ की फसल कहते हैं। रबी की फसल। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? रबी की फसलें कहलाती, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी की फसल के उदाहरण। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती, ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, फिर आता है क्या कि आधारिक फसल पद्धति। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? क्वेश्चन हो गया ये कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। तो धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। काय की आवश्यकता होती है? पानी की, बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिसका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धति जो आगे दिए गए हैं, ये देखिए। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। ठीक है, तो मिट्टी तैयार करना, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। जब फसल उगाते हैं तो मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्मजीव की वृद्धि करने में सहायता करती हैं। यह जीव
किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? तो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं, पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं, अतः पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है, इसे उलटने, पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है ना। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। जब बोते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? खेत में पानी देते हैं। जिसके पास नदी, कुएं, जिसके पास बोर हैं, कुएं हैं, वो दे सकता है, और जिसके पास नहीं है तो वो बरसात मतलब वर्षा ऋतु का इंतजार करता है। फिर अपन आए काय में कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, हल है, क्या बोलते हैं इसको? हल बोलते हैं। बैलों द्वारा होता है ये हल। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। अतः औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशु की सहायता से खींचा जा सकता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिर पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। कुदाली यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने व मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिससे एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशु द्वारा खींचा जा सकता है। ये देखो, इसको बोलते हैं क्या? कुदाली। ठीक है, फिर आता है कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। सब लोग ने देखा होगा कल्टीवेटर, अधिकांश लोगों ने देखा होगा कि ट्रैक्टर तो सभी के यहाँ होते हैं आजकल, उसी में कल्टीवेटर होता है। ठीक, फिर आता है बुआई। तो बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। जो मतलब बीज अधिक उपज देते हैं किसान उसी को ज़्यादा वो देता है, मतलब उसी को चयन करता है, क्योंकि उसको तो अपनी फसल अच्छी उगाना है ना, इसीलिए वो क्या करता है? अच्छी गुणवत्ता वाले और साफ और स्वस्थ बीजों का चयन करता है। बीजों का चयन। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही थी। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। जो बीज खराब होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो अच्छा बीज होता है वो नीचे बैठ जाता है। एक बीकर लेंगे, ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं? क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो एक बीकर लेकर इसे पानी में आधा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के या भारी। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों का क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजार के बारे में जानना आवश्यक है।
परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। ये देखिए बीज बोने का पारंपरिक तरीका। पहले इस टाइप से बोते थे। सीड ड्रिल तो सभी ने देखा होगा। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। मेहनत भी कम लगती है, टाइम भी कम लगता है। ठीक है, तो मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला जिसको बोलते हैं क्या, नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे हैं? धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौधे तैयार हो जाने के बाद उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ बनी पौधे एवं पुष्पी पौधों की पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधे को निकालकर हटा दिया जाता है। फिर आता है क्या, खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुओं द्वारा तैयार करने के विषय में पढ़ चुके। वर्मी कंपोस्टिंग पढ़े होंगे आप लोगों ने। केंचुओं द्वारा इसकी खाद तैयार की जाती है। ये देखिए क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, कभी आता है, हमेशा ही आता है वैसे तो, कि उर्वरक एवं खाद में अंतर। तो उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। देखिए खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, जिसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्या यहाँ मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? ये देखिए सिंचाई के पारंपरिक तरीके। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर
इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं, जैसे मोट घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट तंत्र। ये देखो, मोट घिरनी, देखो घिरनी, ओके। ये चेन पंप, ढेकली। फिर अपन आए सिंचाई की आधुनिक विधि। ये देखो, सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधि निम्न, जैसे छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग अस्तमल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल के बाहर आता है। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी। ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। ये देखिए, ड्रिप तंत्र। फिर आता है खरपतवार से सुरक्षा। बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। क्या ये उन पौधों के विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने से में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर फुहारा या स्प्रे की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। ये देखिए, ये जैसे पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पण एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः इन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। कटाई, अब आती है क्या? कटाई। तो फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे क्या कहते हैं? हार्वेस्टर, है ना। काटी गई फसल के बीजों दानों को भूसे से अलग अलग करना होता है जिसे क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक का विनोइंग अलग करते हैं। आप इस विषय में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं आप। ये देखिए, फिर आता है भंडारण।
उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उसे नमी, कीट, चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाकर आवश्यक है। धूप में सुखाना क्या है उनके लिए आवश्यक है, मतलब बहुत ज़रूरी है, जिससे उसकी नमी में कमी आ जाए। इससे उसकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। ये देखिए, भंडारण गृहों में बोरों में अनाज का भंडार ये भरा हुआ है। ये देखो, ये भरा हुआ है, दिख रहा है ये। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है क्लोज। ओके गाइस, चलिए बाय।